हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी। आज हम पॉलिटी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। इस वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली ये इंग्लिश में है, बट इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको साथ में हिंदी में शब्द के मतलब दिख जाएंगे। और इसका लेवल वनडे एग्ज़ाम को फोकस में रखते हुए बनाया गया है। अगर आप इससे ऊपर के एग्ज़ाम को फोकस करते हैं तो आपको बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि प्रीएम्बल में इससे बाहर वनडे के लिए और कोई प्रश्न नहीं बन सकते। जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका मैं सेपरेट वीडियो इसके बाद बना दूंगा। पहले मैं लेक्चर्स पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल प्रीएम्बल के जो सोर्सेज हैं, यानी कि ये विचार कि हमारे संविधान का एक प्रस्तावना होना चाहिए, ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जिस प्रकार नॉवेल के आगे एक प्रस्तावना दी गई होती है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसमें क्या क्या लक्ष्य रहे हैं ऑथर के, उसी तरह हमारे संविधान का भी प्रीएम्बल बनाया गया है। और ये आइडिया हमने यूएसए से लिया है। इसकी जो शैली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और इसमें जो आदर्श बताए गए हैं वो हमने यूएसए और फ्रांस दोनों से लिए हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यूएसए से हमने ये विचार भी लिया था कि हमारा प्रीएम्बल होना चाहिए, और इसमें जो आदर्श भी रखे गए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं और फ्रांस से भी लिए गए हैं। आगे देखते हैं। जस्टिस प्रस्तावना में जिस भी प्रकार के न्याय की बात की गई है वो हमने कहाँ से लिया है? रशिया और यूएसएसआर से। रशिया या फिर जिसका पूर्ण नाम था यूएसएसआर, वहाँ से लिए हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स संविधान सभा में संविधान का निर्माण करने के लिए बैठे थे, तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया, जिसमें कि वो उद्देश्य रखे गए जो कि हमें संविधान में अपने रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे गए थे जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे, और इसको पेश किया था उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपना लिया गया था संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जा कर के प्रीएम्बल का रूप लेता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए आगे अब हम प्रीएम्बल में जो जो वर्ड्स लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं, हाँ इसकी सीक्वेंसिंग ज़रूर आती है कि कौन सा शब्द पहले लिखा है। तो ये जो भी मैं वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ ये सब सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, और इसका मतलब आपको समझते जाना है। बहुत ही डिटेल में मैं इसका मतलब नहीं बताऊँगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, हाँ लेकिन इसकी सीक्वेंसिंग पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। और जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट नोट किया है वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके आप लोग या तो खुद नोट्स बना लीजिएगा, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द से क्या मतलब होता है? इस शब्द का सीधा सीधा मतलब है कि जो संविधान का पावर का सोर्स है वो कौन है। संविधान को अगर हम कह रहे हैं कि हाँ भारत देश में संप्रभुता है, तो ये सोर्स कि हाँ भारत में संप्रभु देश रहेगा, ये किसने दिया है? ये पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है। हम भारत के नागरिकों ने संविधान को वो सोर्स प्रोवाइड करवाया है कि वो संप्रभु कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ऑफ अथॉरिटी किसके हाथ में रही? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि संविधान को पावर का सोर्स किसने दिया है, तो भारत के नागरिकों ने दिया है, ठीक है। दूसरा वर्ड है सोवरेन, जिसका अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत को कभी भी किसी भी प्रॉब्लम पे अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो किसी एक्सटर्नल पावर से के दबाव में नहीं करेगा, उसके कंट्रोल में रह के नहीं करेगा। भारत इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, वो सारे निर्णय स्वतः ले सकता है, ठीक है। जो डोमिनेंट कंट्री होते हैं, अधिराज्य होते हैं, वो बाहरी देश के अधीन होते हैं अपने डिसीजन में, ठीक है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन मेकिंग में। संप्रभुत्व का मतलब यही हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। सोशलिस्ट, समाजवादी, इसका क्या अर्थ है? समाजवादी ये एक विचार है जिसमें कि जो सरकारी शक्तियाँ होती हैं ये सारी डिसीजन मेकिंग, सारी पॉलिसी मेकिंग कि हम डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे वो अपने हाथ में रखते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बहुत ही कम डिसीजन मेकिंग रहती है या फिर ना के बराबर रहती है। सोशलिज्म, समाजवाद इसी को कहते हैं। ये हम अचीव करना चाहते हैं लोकतांत्रिक
तरीक़ों से, डेमोक्रेटिक मीन से, ठीक है। लेकिन हमारा विश्वास, ये देखिएगा ध्यान से, कि मिक्स इकोनॉमी में है, कि हम सार्वजनिक और निजी दोनों ही सेक्टर को साथ में लेके चलना चाहते हैं। यानी कि जब भी पॉलिसी मेकिंग की बात आई तो सरकार प्लस प्राइवेट दोनों को इन्वॉल्व रखना है। प्राइवेट क्यों? देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो तरक्की भी वो ज़्यादा कर सकते हैं। हर बार ये ज़रूरी नहीं कि सरकार ही उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट या उतनी पॉलिसीज़ लेकर के आए। इसीलिए पब्लिक और प्लस प्राइवेट इन दोनों को बेस्ट माना गया। इसलिए हम विश्वास रखते हैं कि मिक्स इकोनॉमी रहेगी तो हमारा विकास जल्दी होगा। अगला देखते हैं, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। इसका क्या मतलब है? भारत देश का कोई रिलीजन नहीं है अपना, वो सभी रिलीजन का इक्वली रिस्पेक्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको सपोर्ट करता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक। ये भी हमने एक लक्ष्य रखा था जो कि हमें संविधान में अपने रखना है। गेट अथॉरिटी फ्रॉम पीपल थ्रू इलेक्शन। हमें अथॉरिटी मिलेगी जनता से। कैसे मिलेगी? जब वो इलेक्शन में पार्ट लेंगे तो हमें अथॉरिटी मिल जाएगी। हमें यानी कि संविधान को अथॉरिटी मिल जाएगी। प्रोविजंस जो भी संविधान के हमें फॉलो करवाने हैं, अप्लाई करवाने हैं, उसको अथॉरिटी कौन देता है? उसको पीपल देते हैं, भारत की जनता देती है इलेक्शन में पार्ट लेकर के। इसी तरह हम डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। जब जनता इलेक्शन में पार्ट लेगी तभी तो डेमोक्रेसी अच्छे से अप्लाई हो पाएगी। अगला देखते हैं, अगला है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। इसका क्या मतलब है? देखिए, गणराज्य उसको कहते हैं जहाँ पे स्टेट का हेड, कंट्री का हेड जो है वो इलेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ हेड ऑफ़ द स्टेट, ये स्टेट का मतलब कंट्री से है, और जो हेड होगा इनका वो इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ़ द स्टेट जब भी लिखा जाएगा तो उसका मतलब सीधा प्रेसिडेंट से होगा, और अगर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा तो उसका मतलब पीएम से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ हमने देख लिया कि हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मुखिया का बेटा मुखिया नहीं होगा। भारत की जनता इलेक्ट करेगी कि हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट कौन होगा। जहाँ पे भी ऐसा होता है उसे रिपब्लिक कंट्री कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय, ये 3 प्रकार के दिए गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट नोट किया है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में जो न्याय है वो कितने प्रकार का दिया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय है। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय, राजनीतिक न्याय। सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा? सोशल जस्टिस, जब समाज में कोई भेदभाव ना हो तो सोशल जस्टिस अचीव हो जाएगा। जब समाज में रोजगार के, अपने आप को आगे बढ़ाने के, अपनी आर्थिक स्थिति सही करने के इक्वल अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, तो आर्थिक न्याय भी मिल जाएगा। और राजनीतिक न्याय से हमारा क्या मतलब है? भारत का नागरिक चुनाव में पार्ट भी ले सकता है और मतदान में भी अपनी भागीदारी रख सकता है। ऐसा करते ही हमारा राजनीतिक न्याय भी अचीव हो जाता है। आगे देखते हैं, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके सामने कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कौन कौन से स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो आपको ये 5 नाम याद रहने चाहिए। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आगे देखते हैं, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी यानी कि समता, ये भी 2 प्रकार की दी गई है प्रस्तावना में। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर। देखिए, भारत का नागरिक अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाए रख सकता है और अब उसको इक्वली अपॉर्चुनिटी भी दी जाएंगी कि वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे। भारत की जो गवर्नमेंट रहेगी वो ऐसी कोई भी पॉलिसी बनाती है जिससे किसी का डेवलपमेंट होगा, भारत के नागरिकों का डेवलपमेंट होगा, तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए बनाएगी कि सबको इक्वल अवसर मिले आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये हो गया इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता, ये हम कैसे अचीव करेंगे? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति विशेष की गरिमा को बनाए रहेंगे। और नेशन की
यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी बनाए रखेंगे, तब जाके फ्रेटर्निटी अचीव होगी। व्यक्ति विशेष की गरिमा को बनाए रखना और यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना नेशन के, ठीक है, तब बंधुता अचीव होगी। अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मेंशन किया है, प्रिएम्बल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। संविधान को कानून बनाया गया था और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कुछ ही प्रोविज़न इसके उस समय लागू किए गए थे। पूरी तरह से ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। मतलब कि आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली एनफोर्स्ड, तो 26 जनवरी 1950 आंसर होगा। और ये प्रश्न आया कि संविधान कंप्लीट कब हो गया था, बन करके तैयार कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949। बट सारे प्रोविज़न कब लागू हुए, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। आगे देखते हैं, ये 3 शब्द हैं, सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसका क्या अर्थ है? देखिए, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, जो विचारधारा हमने अभी ऊपर डिस्कस की। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। इंटीग्रिटी क्या है? देखिए, इंटीग्रिटी वर्ड भी हमने अभी डिस्कस किया था जब हम भारत की अखंडता को बनाए रखने की बात कर रहे थे तब, ठीक है। अब इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में पहले से नहीं थे। ओरिजिनल प्रस्तावना में तीनों शब्द नहीं थे, इसको ऐड किया गया है संशोधन करके। 42वां संशोधन था 1976 का, उसके तहत ऐड किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द भी हैं प्रस्तावना में। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में पहले से थे। अब ये देखना है कि ये कहाँ से लिए गए, ठीक है। ये लिए हैं हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति से हमने ये 3 शब्द लिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आगे देख लेते हैं केसेस जो कि प्रेम्बल से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि प्रेम्बल से रिलेटेड है और इनसे प्रश्न आते हैं। तो आपको इन केसेस में दो केस, बेरूबरी केस और केशवानंद भारती केस, ये दोनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आपको ईयर और इसका स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था इसमें। और बाकी आपको नाम ये चारों याद रहने चाहिए कि ये प्रस्तावना से रिलेटेड 4 केस हैं, ठीक है। देखिए, पहला केस है ए के गोपालन केस 1950 का। इसमें प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या के लिए फंडामेंटल नहीं माना गया। मतलब कि जब भी संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठेगा तो उसमें प्रिएम्बल का कोई यूज़ नहीं है। सेकंड केस बेरूबारी 1960 का। इसमें संविधान का पार्ट नहीं माना गया प्रस्तावना को, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, भाग है उसका, वो रिप्रेजेंट करता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल ढांचे को, और संशोधन भी किया जा सकता है। पार्ट है तो संशोधन भी किया जा सकता है। ये निर्णय कब आया था? केशवानंद भारती में। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की पहली बार बात की गई थी कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, और इसे पार्ट मान लिया गया था और अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ मान ली थी, ठीक है। अब देखिए, इसका ईयर याद रखिए 1973 में। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1976 में पहली बार संशोधन किया गया। तो आप देखेंगे कि 1973 में जैसे ही वो केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद 1976 में 42वां संशोधन करके हमने ये 3 शब्द ऐड कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, केशवानंद भारती केस के बाद SR बोम्मई केस 1992 में आया। इसने संविधान का इंटीग्रल पार्ट माना है प्रेम्बल को, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, इंटीग्रल पार्ट मान लिया है SR बोम्मई केस 1992 ने, ठीक है। आगे देखते हैं, गोलकनाथ केस 1967। प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा है गोलकनाथ केस में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, प्रेम्बल इज रेफर्ड एज। अब प्रेम्बल को किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है वो यहाँ पढ़ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। KM मुंशी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, उसके मेंबर थे, उन्होंने प्रिएम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है, यानी कि राजनीतिक राशिफल। सुभाष कश्यप जी ने भी क्या कहा, ये देख लेते हैं। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बॉडी देन प्रिएम्बल इज सोल।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक शरीर है तो प्रेम्बल उसकी आत्मा है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिल्डिंग देन प्रेम्बल इज़ फाउंडिंग स्टोन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है तो प्रेम्बल उसकी नींव है। ये सुभाष कश्यप जी ने कहा। इसके साथ ही पॉलिटी का ये टॉपिक एंड होता है। इसके बाद मैं MCQ के वीडियोस जब लाऊंगा 20-20 MCQs रहेंगे हर टॉपिक पे, उसमें आपको दिखेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये आपको अच्छे से इसके नोट्स बना लेना है, जिनको PDF लेना होगा टेलीग्राम से ले सकता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।